अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज करा दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 के मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 देने के लिए रेडी हो गए तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम किसी एक मामले पर लोगों को इतना गुस्सा और लोगों का इतना इमोशन एक साथ मैंने कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ आ रखी है। मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाता है। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे हो सकता है। इस लेटर में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं दोस्तों, उसे पढ़कर आप परेशान हो जाते हैं और बार बार यही ख्याल आता है कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ काश ही होकर रह गई हैं। मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक इमोशनल अपील बनाकर छोड़ दें। मेरी कोशिश है कि अतुल ने अगर अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दिया है तो उसे हम वेस्ट न जाने दें, ताकि उन जैसे और केस न हो पाए। तो इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ और क्या कुछ ठीक किया जा सकता था, एक बार पहले ये जान लें कि मामला क्या है। आपको बता दें, मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एज एन एआई इंजीनियर जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ियां और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से ऊपर दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोगों को पैसे देने मैंने बंद किए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल सुभाष, जिनकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। 34 साल के अतुल एआई इंजीनियर जो बेंगलुरु में जॉब करते थे, उनकी पत्नी ने, उनकी मदर इन लॉ ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी। इस देश का सिस्टम देखो, जो बात सच है वो हमें माननी चाहिए। इस देश में पुरुषों के लिए कहीं कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। पता नहीं कितने सारे पुरुष जो ससुराल वालों से प्रताड़ित है, पिसते हैं इन दहेज कानूनों के तले। मैं ये नहीं कहती कि सारे पुरुष गलत हैं, लेकिन अतुल जैसे पुरुष, मतलब जिसको अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, 9 केस लगा दिए। वो बंदा बेंगलुरु से जौनपुर आता है 2 साल में 50 बार, पता नहीं कितनी बार। मतलब वो अपनी नौकरी करे या अपने कमाए हुए पैसे इन चक्करों में काटे, कोर्ट में लगाए, पैसे वकीलों को दे, या फिर आने जाने का किराया भाड़ा भाई बहुत लगता है। अतुल की शादी 2019 में हुई थी निकिता सिंघानिया से, और 2020 में इनका बेटा हो गया था। मुझे लगता है कि इस देश की हर लड़की को आवाज़ उठानी चाहिए। अरे इस देश में लड़की के खिलाफ कुछ वायलेंस होता है तो इस देश के भाई बंधु आते हैं ना, सड़कों पर आवाज़ उठाते हैं ना, साथ में हाथ मिलाकर आवाज़ उठाते हैं ना हमारे लिए। तो लड़कियों जागो, कहो, अतुल के लिए आवाज़ उठाओ, उनको इंसाफ दिलाओ, उनको अगर आप धरना नहीं दे सकते,
आंदोलन निकल सकते। तो आई थिंक आपके पास एक मोबाइल तो है, सोशल मीडिया इतना बड़ा जरिया है, आप एक वीडियो डालो 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, अतुल के लिए, उसको इंसाफ मिले। वो बंदा कह कर गया है कि अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मेरी अस्थियां जो कोर्ट के बाहर गटर है वहाँ बहा देना। मतलब कितनी पीड़ा, कितना भाई, मेरे से तो अतुल की वो वीडियो देखी भी नहीं गई। उसने जो 1.25 घंटे की वीडियो है बनाई है, अतुल ने इतना दर्द, इतना पेन, मतलब उसने लगभग 5 लोगों के नाम लिखे हैं अपने, उसमें 5 लोगों के नाम बताए अपनी वीडियो में। अब इस देश में जरूरत आन पड़ी है, जैसे महिला आयोग है ना, ऐसे भाई एक पुरुष आयोग बने। क्या पुरुष इंसान नहीं होते? क्या पुरुष को दर्द नहीं होता? उनको पीड़ा नहीं होती? उनको सम्मान अपमान फील नहीं होता? होता है भाई। हमने एक गलत धारणा बना रखी है कि पुरुषों को तो दर्द नहीं होता। भाई दर्द होता है, आखिर वे भी इंसान है। वे एक जेंडर से पहले एक इंसान है, और इंसान को ना हर चीज़ फील होती है, सुख दुख, भावनाएं, दर्द, पीड़ा, घुटन, चुभन, भाई सब फील होता है। बस दुख इस बात का है कि हमारे देश में जो हो जाता है ना, हो जाता है, हम उसके बाद जागते हैं, हम पहले नहीं जागते। कोई सा भी चाहे आप केस ले लो, अतुल को बचाया जा सकता था यार, बचाया जा सकता था। और इस देश का जुडिशरी सिस्टम यूँ तो इतना गंद, इतना तंग है ना, जिसकी मिसाल मुझे लगा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। जहाँ जज खुद रिश्वत मांग रही है, वो भी एक फीमेल मतलब जज साहिबा, कहीं जाके शर्म करो, डूब मरो कहीं जाके। तुम एक न्यायाधीश के पद पर बैठी हो, और तुम क्या उस बंदे से रिश्वत, उसको टॉर्चर, उसको मेंटली इतना हरेस कर रही हो, हरेसमेंट हो रहा है उस बंदे का। बस एक ही विनती है लड़कियों, जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, स्पेशली मेरी फीमेल से, वीडियो बनाओ, चाहे 2 मिनट की बनाओ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है स्पेशली फीमेल की कि अतुल को न्याय मिले। जिन्होंने उसको जान देने पर मजबूर किया है, उन सबको दंड मिले। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। मगर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब ये बताया कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, तो अतुल की बीवी या सास ने कहा कि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा कि तुमने सुसाइड कर ली होगी। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के ही नाम होगी, तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर, पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और 1-1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में यह तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ न मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। कई पन्नों के अपने आखिरी नोट में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में मदद करी, अपने ससुराल को लाखों रुपए दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया, उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब आपने अपनी बीवी के लिए हर वो पॉसिबल चीज की जो आप कर सकते थे। मैं मानता हूं कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है दोस्तों कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें ये साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सजा होती है? ना, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या अपने हर्जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? अतुल के केस में ही ये कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए?
आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सीधे 3 करोड़ रुपए मांग लिए? ये तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है, डे लाइट रॉबरी है। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे केसेस में बच्चों की जॉइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाते। वेल, मैं साफ कह दूं कि जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों के अगेंस्ट नहीं हूं। हर साल सिर्फ दहेज के मामलों में परेशान होकर 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि ये लॉ कितना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हैरेसमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है। मैं कहता हूं साल में ऐसे 1000 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर आदमी भी, मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हर रोज अखबारों के 8-9 पन्ने पर छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला है, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले थे। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी तरह का केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान दी थी। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वाले लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिया। आप उन माँ बाप की हालत के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं तो ऐसे झूठे केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ नहीं। और आपको पता है ऐसे मामलों में एक सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनका शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब उनके पतियों को इस बात का पता लगता है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरतें सीधे सीधे अपने हस्बैंड को धमकी देती हैं कि अगर तुमने इस मामले को ज्यादा उछाला या किसी को बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498 का केस करवा दूंगी। दीपिका नारायण भारद्वाज डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और उनकी संस्था ऐसे मर्दों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि अतुल के केस के बाद उनके पास अब तक ऐसे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं। ऐसे एक मैसेज में एक आदमी ने लिखा है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसके साथ मेरी वाइफ के फिजिकल रिलेशन भी थे। एक बार मैंने मेरी वाइफ को उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने जब ये बात वाइफ के घर वालों को बताई तो उन्होंने लिटरली मुझसे भीख मांगी कि मैं उसे माफ कर दूं। उस आदमी ने कहा कि मेरी फैमिली की भी रेपुटेशन का सवाल था, तो मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने मेरी वाइफ को फिर से उस आदमी के साथ पकड़ लिया। इस बार जब मैंने उनकी फैमिली से शिकायत की तो मेरे ससुर जी ने कहा कि फिर क्या हो गया, एडजस्ट कर लो। इसके बाद मैं तलाक लेने कोर्ट गया तो मेरी वाइफ ने मुझ पर 9 झूठे केस करवा दिए और आज मेरी जिंदगी नर्क हो रखी है। अब क्या कोई कानून का एक्सपर्ट मुझे बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो करे क्या? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका भरोसा तोड़ा गया और सामने वाले ने जब इसकी शिकायत करी तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया गया। मतलब जैसे लॉज हैं उसमें आदमी अपनी बीवी का धोखा भी सहे और उस पर ऑब्जेक्ट करे तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया जाए। ये किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि औरतें धोखा देती हैं तो आदमी नहीं देते, आदमी उससे कहीं ज्यादा देते हैं। औरतें अगर दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं तो औरतों के साथ दहेज के लिए होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून भी बने। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरत भी आदमी की तरह चालाक है, धोखेबाज है, लालची है, तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को यानी मर्द को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम औरतों के साथ जुड़े किसी एक मुद्दे की बात करते हैं तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मर्द भी तो विक्टिम हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले जब पूरी दुनिया में मी टू मूवमेंट चला तो दुनिया भर के मर्दों को नेम शेम किया गया। सालों बाद औरतों ने आगे आकर बताया कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उन्हें कब कब टॉर्चर किया, उसका शारीरिक शोषण किया। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट सही था। इससे बहुत सारे मर्दों के मन में डर भी आया कि हमने भी कोई गलती की तो हमारी भी ऐसे ही बदनामी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कुछ औरतों को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों ने उनसे कुछ फेवर मांगे और कुछ औरतों ने ऐसा करने से मना कर दिया, अगर ये एक रियलिटी है तो एक रियलिटी ये भी है कि न जाने ऐसी कितनी महिलाएं भी हैं जो अपने औरत होने का फायदा उठाकर दफ्तरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में आगे बढ़ जाती हैं। क्या आपके ऑफिस में ऐसी कोई लड़की नहीं है? और क्या इन लोगों की वजह से जेन्युइन एम्प्लॉइज को नुकसान नहीं होता? फिर चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की क्यों ना हो। अब आपके सामने कोई अगर सबूत के साथ ये कह भी दे कि फला लड़की इस तरीके से आगे बढ़ी है, उसने मेरा ये नुकसान किया है, तो क्या आप उस मर्द की बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सच तो यह है कि बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उल्टा उस मर्द को यह कह दिया जाएगा कि तुम एक औरत की ग्रोथ से जलते हो, तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन क्या वजह है कि हम दूसरी तरफ भी कुछ गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते। और कोई भी सोसाइटी जब एक तरफा नैरेटिव बनाता है तो वो एक साइड को पूरी तरह से विलन और दूसरे को पूरी तरह से विक्टिम बना देता है। जैसे ब्राह्मणों ने अगर एक वक्त कुछ जातियों पर जुल्म किए तो कुछ लोगों ने आज तक पूरी ब्राह्मण जाति को ऑपरेसर बना रखा है। अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों ने सालों तक औरतों पर जुल्म किए, उन जुल्मों से बचाने के लिए हमने औरतों के लिए कुछ कानून बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उल्टा नहीं हो सकता, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। हेलो, हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का एक मशहूर नॉवेल है कर्मभूमि। कर्मभूमि में एक जगह प्रेमचंद जी अपने कैरेक्टर से कहलवाते हैं कि आप लोग कहते हैं कि महिला, दलित, भूमिहीन ये सब प्रताड़ित होते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इन सबको कल को वैसी ही ताकत मिल जाए तो ये सब भी वैसा ही शोषण नहीं करने लगेंगे जैसा इनका होता है। मतलब बुराई आदमी या औरत, ऊंची जाति या नीची जाति में नहीं है। बुराई उस ताकत में है जो एक इंसान को पैसे या कानून या अपनी जाति धर्म से मिलती है। अब ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है। दहेज विरोधी कानूनों ने जहां लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो यह भी सच है कि इन्हीं कानूनों की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का भी वैसे ही शोषण हो रहा है जैसा औरतों का होता आया है।